मैरी वोllstonecraft 1759 में इनका जन्म हुआ था एंड 97 में इनकी डेथ हुई थी। इनके द्वारा एक एसे पब्लिश किया गया था जिसका नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। 1792 में इनके द्वारा ये ऐसे लिखा गया था। तो जिस समय उनके द्वारा महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में ये ऐसे लिखा गया था, उस समय महिलाओं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, उनको शिक्षा के लिए एलिजिबल नहीं समझा जाता था, अनफिट समझा जाता था कि महिलाएं शिक्षा हासिल नहीं कर सकती। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। आज तो कह देते हैं ना आपको आके की प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, परंतु इंग्लैंड में भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां रही हैं। कुछ मिशनरीज आएंगे इंडिया में, वो बोलेंगे कि देखिए इंडियन सोसाइटी कितनी कंजर्वेटिव थी या इंडियन सोसाइटी कितनी पिछड़ी हुई थी। तो उनको आप ये क्वेश्चन मार्क भी लगाइए कि अगर इंडियन सोसाइटी पिछड़ी हुई थी तो इंग्लैंड में कौन से चांद लग गए थे। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, शिक्षा के लिए उनको एलिजिबल नहीं समझा जाता था। इसके साथ ही महिलाओं को बहुत सारे कार्यों से प्रतिबंधित किया गया था। इनफैक्ट उनको प्रॉपर्टी का भी राइट नहीं था। अगर इंग्लैंड के अंदर भी यदि किसी औरत का हस्बैंड उसको अब्यूज करता था, गालियां देता था, पीटता था, तो उसको भी डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं था। तो वोllstonecraft उस समय आती है और उनके द्वारा महिलाओं को इस तरीके का निचला जो दर्जा इंग्लैंड की सोसाइटी के अंदर दिया गया है उसका विरोध किया जाता है उनके द्वारा। और वो कहती है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए। मैरी वोllstonecraft ने कहा कि जैसे पुरुष रैशनल इंडिविजुअल्स माने जाते हैं, तार्किक प्राणी माने जाते हैं, वैसे ही महिलाएं भी तार्किक प्राणी हैं। महिलाओं के अंदर भी तर्क करने की एक क्षमता है, इसीलिए महिलाओं को भी एक समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और वोट देने के अधिकार की डिमांड करी। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 टू 1873 के द्वारा अपनी एक बुक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन 1869 में भी ऐसी ही लगभग बातें करी गई हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि महिलाओं को जो निचला दर्जा दिया गया है पुरुषों के मुकाबले वो गलत है, क्योंकि महिलाएं भी अपने टैलेंट के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर एक समान है जैसे कि पुरुष है। इसलिए महिलाओं को भी कानूनी और राजनीतिक अधिकार एक समान रूप से मिलने चाहिए। 19वीं सदी में महिलावादी जो सिद्धांत था उसके द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की बात करी गई और कहा गया कि महिलाओं को भी वैसे कार्य करने की आजादी होनी चाहिए जैसे कि पुरुष कर सकते। तो अभी तक थ्योरी बन रही थी, सिद्धांत बन रहे थे, अभी तक किताबों में ही लिखा जा रहा था, सोसाइटी में कुछ हुआ नहीं था। शुरू में लिखना ही शुरू किया था कि महिलाओं को भी ऐसे अधिकार मिलने चाहिए। और 20वीं सदी में ये जो सुधार करने की स्पिरिट थी, ये जो विचार थे वह जमीन पे भी दिखना शुरू होते, जब महिलाओं के द्वारा अपने लिए एक समान रूप से मताधिकार की मांग करी गई। तो आप पाते होंगे कि 20वीं सदी में ही इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है जैसे कि पुरुषों को मिलता है। इसी के साथ उसके बाद महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट में इक्वल राइट्स, काम में एक समान अधिकार, एक समान वेतन, एक समान कार्य और एक समान सामाजिक बेनिफिट्स महिलाओं को मिलने चाहिए जैसे कि पुरुषों को मिलते हैं। महिलावादी सिद्धांत मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो लिबरल फेमिनिज्म कहलाता है, उदारवादी महिलावाद या नारीवाद। दूसरा है रेडिकल फेमिनिज्म, तीसरा है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो सबसे पहला जो नारीवाद था उसको उदारवादी नारीवाद कहा जाता है। यूरोप के अंदर उदारवाद आया था जिसमें व्यक्ति को प्रायोरिटी दी गई, व्यक्ति सेंटर में रखा गया। इससे पहले सेंटर में समाज था, राजा था, जमींदार थे, व्यक्ति सेंटर में नहीं था। ये वाला जो ट्रेंड आया था ये कब आया था उदारवाद का? जब यूरोप के अंदर एक नया वर्ग उभरना शुरू होता है जिसको आप कहते हैं पूंजीपति वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट। एक नई क्लास उभरती है, उसके द्वारा अपनी इंडस्ट्री स्थापित की जानी थी, अपने सामान को बाजारों में बेचा जाना था और सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट, सबसे बड़ी जो बाधा थी वो क्या थी? राजा और जमींदार। इन्हीं राजाओं और जमींदारों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई है इन उदारवादियों के द्वारा और कहा गया कि हमें अपनी वस्तुओं को बनाने, उनको बेचने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इसी आजादी की मांग इनके द्वारा उठाई गई और व्यक्ति के स्वतंत्रता की इनके द्वारा मांग करी गई। तो जब व्यक्तियों की स्वतंत्रता की मांग कर ली गई तो उसी के साथ आप मैरी वोllstonecraft को पढ़ रहे थे और जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ रहे थे। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये नए थिंकर्स आते हैं, नए विचारक आते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग तो करी जा रही है परंतु उसमें केवल पुरुष ही शामिल है, महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि उदारवादियों के द्वारा जिस आजादी की मांग करी जा रही है वो आजादी अधूरी है व्यक्ति की जब तक महिलाओं को भी उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो उदारवादी संस्थाएं हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्टेंस में आ चुकी है,
अस्तित्व में आ चुकी हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके महिलाओं को भी उसमें शामिल करने की जरूरत है। कि आजादी की बात करी जाएगी, स्वतंत्रता की बात करी जाएगी, परंतु महिलाओं की स्वतंत्रता की भी बात करी जाएगी। लिबरल फेमिनिज्म, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध किया जाता है। उदारवादी लोकतंत्र पाश्चात्य देशों में आता है और मैरी वोल्स्टोनोक्राफ्ट के द्वारा कहा जाता है कि उदारवादी लोकतंत्र तो ला दिया गया है, परंतु इस उदारवादी लोकतंत्र में महिलाओं को भी शामिल करने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि वोटिंग का राइट पुरुषों को मिला था और कहा गया था कि सभी को एक व्यक्ति एक मत सभी को दे दिया गया है। तो ये जो नारीवादी आते हैं ये कहते हैं कि आपने उदारवाद में बड़े अच्छे सुधार लाए हैं, परंतु उसमें महिलाओं को भी शामिल करने की जरूरत है। तो महिला और पुरुष की एक समानता स्थापित होनी चाहिए, कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से। मैरी वोल्स्टोनोक्राफ्ट के द्वारा कहा गया कि पुरुष और महिलाएं एक समान रूप से तार्किक हैं। जितने तर्क करने की क्षमता पुरुष में है उतनी तर्क करने की क्षमता महिला में भी है। परंतु उनके द्वारा कहा गया कि जब तर्क करने की क्षमता दोनों में बराबर है, उसके बावजूद भी महिलाओं को एजुकेशन से वंचित किया गया है, शिक्षा से वंचित किया गया है और सामाजिक जीवन में उपलब्धियों से भी महिला को वंचित किया गया है। तो इस एजुकेशन और अवसर की समानता से महिलाओं को जो वंचित किया गया है, इसका विरोध उनके द्वारा किया गया। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के द्वारा कहा गया कि महिला की जो एक तस्वीर है वो कैसी बनाई गई है सोसाइटी में, वह इमोशनल इमेज बनाई गई है, प्लेफुल क्रिएचर, एक ऐसी वस्तु के रूप में महिला को प्रस्तुत किया गया है कि उसके साथ सिर्फ खेला जा सकता है, बजाय इसके कि उसको तार्किक मानना कि महिला तो सिर्फ क्या है, भोग विलास की वस्तु है, दूसरा क्या है, इमोशनल प्राणी है, इसके अलावा महिला की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस चीज का इनके द्वारा विरोध किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि महिला की चेतना भी देखना जरूरी है। महिला एक रैशनल बीइंग है, महिला एक सोचने समझने वाली प्राणी है। उसको केवल एक इमोशनल प्राणी मानकर और उसको खेलने वाली वस्तु मानकर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि वह वैसी ही रैशनल है जैसे कि पुरुष रैशनल है। तो इस चीज का भी इनके द्वारा विरोध किया गया है कि एजुकेशन का डोमेन सिर्फ पुरुषों का है क्योंकि वह ज्यादा समझदार है, या फिर काम करने का डोमेन भी पुरुषों का है बाहर क्योंकि वो ज्यादा समझदार है, अवसर भी पुरुष को ही मिलने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। इस चीज का भी उनके द्वारा विरोध किया गया। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद के एक्सपोनेंट थे, एक समर्थक थे, और इनके द्वारा महिलाओं को एक समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार देने की वकालत की गई। तो मिल के द्वारा कहा गया कि कोई भी सोसाइटी फेल होने की कगार पे होती है जब वह महिलाओं की जो क्षमताएं हैं उनका भी वैसे ही यूज नहीं कर लेती जैसे कि पुरुषों का किया जाता है। मान लीजिए कि किसी एक जगह पे 100 लोग रहते हैं तो 50 महिलाएं होंगी और 50 पुरुष होंगे, तो केवल 50 लोग ही काम कर रहे हैं, 50 लोग ही शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आधी प्रगति होती है। पूरी प्रगति कब होगी किसी सोसाइटी की, जब 50 और लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, उनकी स्किल डेवलप करी जाएगी और उनको भी वैसे ही अवसर दिए जाएंगे जैसे कि बाकी 50 लोगों को मिले हैं, तब जाके पूरी डेवलपमेंट हो सकती है। तो जब हम इस तरीके से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, जब उनको किसी काम से वंचित करते हैं, तो हम एक सोसाइटी को उसके फायदों से भी वंचित कर रहे हैं। उसने बोला है कि एक जब शादी होती है तो उसमें महिला भी वैसे ही इक्वल पार्टनर जैसे कि पुरुष है, यानी कि इसमें महिला इन्फीरियर नहीं है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं। इक्वल पार्टनर होने के नाते जब हम मिलकर काम करेंगे तो शायद उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी अच्छी एनहांस हो जाएगी। इसका एग्जांपल ये है कि एज ए पार्टनर यू शुड नॉट बी लाइबिलिटी, आपको किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होना है, आपको एक सहयोग बनना है। यानी कि अगर आप अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हो एजुकेशन के माध्यम से, आपकी फैमिली के अंदर मान लीजिए कि पहले कुछ पैसे आ रहे थे और आपकी इनकम को ऐड करने के बाद वो पैसे डबल हो जाते हैं, तो उससे फायदा किसका होगा। मान लीजिए कि किसी औरत का हस्बैंड 50,000 रुपीज लेता है पर मंथ, और वो महिला भी अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद 50,000 की कोई जॉब ले लेती है या कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर देती है, तो अभी इनकम कितनी होगी मंथली, 1 लाख होगी। तो 1 लाख का मतलब क्या है, अब अच्छा खाना वो घर पे ला सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट उनके बच्चे पहले किसी कम बेहतर स्कूल में जा रहे थे, अब ज्यादा बेहतर स्कूल में जा पाएंगे। पहले उनके पास कम सुविधाएं थी, अब ज्यादा सुविधाएं आ जाएंगी। तो यही जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कहा गया है कि जब इक्वल पार्टनर के रूप में दोनों रहते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है जीवन की वो काफी सुधर जाती है। तो इसलिए बोथ शुड बी इक्वल, उनके टैलेंट के आधार पर भी उनको एक समान मानना है और उनके राइट्स के आधार पर भी एक समान मानना है। उनके द्वारा संपत्ति के जो कानून होते हैं उसमें सुधारों की वकालत की गई जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, और कहा गया कि महिलाओं को उनकी शादी के बाद भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। बेटी फ्राइडन एक अमेरिकन राइटर और एक्टिविस्ट हुई है, तो इनको भी आप उदारवादी महिलावादी कह सकते हैं। उनके द्वारा एक वर्क
लिखा गया है दी फेमिनाइन मिस्टिक 1963 में। तो इनके द्वारा कहा गया कि कार्य के क्षेत्र में महिला को पुरुषों के समान ही अधिकार होने चाहिए, और राजनीति में भी और पर्सनल जीवन, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी। इन द सेकंड स्टेज 1983 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। तो ये वाली जो थिंकर है ये भी मैरी वोllstonecraft और मिल की तरह ही लिबरल सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं। महिलाओं को भी वैसे ही अधिकार देने की बात कर रहे हैं जैसे कि पुरुषों में। सोसाइटी कैसी रहेगी? लिबरल सोसाइटी ही रहेगी। इनके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार जो उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है, वैसी स्वतंत्रता एक महिला को भी मिलनी चाहिए, और सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक महिला को भी आत्म निर्धारण करने का, अपने लिए खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ये इनके द्वारा कहा गया। इसके अलावा एक दूसरे थिंकर है जिनको आप लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं, वो है कैरोल पेटमैन 1940। इनके द्वारा एक ऐसे लिखा गया दी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट 1988 में। यदि हम निष्कर्ष के तौर पे बात करें तो उदारवादी नारीवाद कहते हैं कि उदारवादी संस्थाएं वैसी की वैसी ही मेंटेन रहनी चाहिए, केवल उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि महिलाओं की आज़ादी की भी बात की जानी चाहिए, उनके व्यक्तिगत जीवन की भी बात की जानी चाहिए, और उनको वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए जैसे कि पुरुषों को मिले हैं। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट उदारवाद का है ये उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं माना जाता, इतना प्रभावशाली नहीं माना जाता जितना कि रेडिकल माना जाता है। दूसरी स्टेज आती है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल का मतलब होता है जो किसी व्यवस्था को परिवर्तित करने के फेवर में होते हैं। रेडिकल को आप ये भी कह सकते हैं कि व्यवस्था को परिवर्तन करना है, क्रांतिकारी परिवर्तन करना है उसका, यानी कि जल्दी से परिवर्तन करना है और पूरा परिवर्तन करना है। तो जो लिबरल थे वो कह रहे थे कि व्यवस्था को वैसे रहने दीजिए, हम सुधार करेंगे। तो लिबरल्स को आप क्या कहेंगे? सुधारवादी, क्योंकि वह व्यवस्था के अंदर ही सुधार की बात कर रहे थे। अब रेडिकल जो फेमिनिज्म है वो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था को ही परिवर्तित करेंगे, पूरी परिवर्तित करेंगे और क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित करेंगे। कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है इसके द्वारा पुरुष की जो प्रधानता है पूरे समाज के अंदर, उसको ही खत्म कर देना है, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वह घरेलू व्यवस्था है, चाहे वह आर्थिक व्यवस्था है, पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था में पुरुष की जो प्रधानता है उसको जड़ों से खत्म कर देना। और इनके द्वारा कहा जाता है कि ये जो जेंडर ऑपरेशन है, लिंग के आधार पर जो शोषण होता है, इसको पूरे तरीके से खत्म कर दे। हालांकि इसकी शुरुआत मिड 20th सेंचुरी में हुई है, यानी कि 1950 के दौरान हमें देखने को मिलती है, परंतु इसके शुरुआती जो हिंट थे वो हमें 20वीं सदी के शुरुआत में ही मिल जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द राइटिंग्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ऐसे लिखती है इंग्लिश में और नॉवल लिखती है। इनका एक ऐसे है ए रूम ऑफ वंस ओन 1929 में इनके द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा कहा गया कि कैसे पुरुष सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर प्रभुत्व रखते हैं।